गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की चर्चा करेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये पिछले एसएससी के एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं। इसका अर्थ ये है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग हल करने जा रहे हैं। आज इसका ये वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले वीडियो नंबर 1 में भी हम लोगों ने टोटल 25 सवाल को हम लोगों ने देखा था, उसका विश्लेषण हम लोगों ने किया था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो राइट आंसर की तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, इसके साथ साथ उसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होंगे, उसके और क्या पहलू हो सकते हैं, हम लोग आज उसको भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे कि बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसका संबंध, ठीक है ना, दुनिया के सभी हिस्सों से हो, ठीक है ना, वो चीज दुनिया के सभी हिस्सों से बिलोंग करता है, उसको क्या कहते हैं। चलिए सारे ऑप्शन को पहले करके देखा जाए। देखिए प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है। यदि कोई चीज यदि प्रोलिफिक है, इसका मतलब है कि वो अपने फील्ड में वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को पैदा करता है। तो इसका जो सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये सिनोनिम्स में कई बार पूछा जा चुका है प्रोलिफिक, और प्रोलिफिक का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा फर्टाइल, ठीक है ना, फर्टाइल। तोड़ के इसको लिखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ, जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को पैदा करे, ठीक है ना, जो चीजों ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो पैदा करे वो चीज होता है वो प्रोलिफिक होता है। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को उत्पन्न करने वाला, चीजों को उत्पन्न करने वाला, ये प्रोलिफिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए प्रोलिफिक टॉप क्लास का एक वर्ड है, ठीक है ना। अगर कोई गेंदबाज यदि सबसे ज्यादा विकेट लिया है तो वो कौन सा बॉलर कहलाएगा, प्रोलिफिक बॉलर। अपने फील्ड में उसने ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस किया है। इसी तरह से हो जाएंगे प्रोलिफिक बैट्समैन, जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा रन बनाया है। उसी तरह से हो जाएंगे प्रोलिफिक राइटर, ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने किताबों को लिखा है। प्रोलिफिक डायरेक्टर्स, ज्यादा से ज्यादा फिल्मों का भी ये निर्देशन किया है। तो प्रोलिफिक एक मतलब ब्रॉड दायरा वाला एक वर्ड है ये। यदि कोई चीज प्रोलिफिक है, इसका मतलब है कि वो फर्टाइल है, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को पैदा करता है। इसका फर्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। चलिए तो अभी हम आंसर पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आंसर का तो क्वेश्चन का तो डिमांड क्या है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, जिसका संबंध दुनिया के हर भागों से हो। तो जाहिर सी बात है कि प्रोलिफिक उसका आंसर नहीं होने वाला है। चलिए ग्लोब ट्रोटिंग का मतलब क्या होता है, विश्व भ्रमण। तो यहाँ विश्व भ्रमण से कोई लेना देना नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है ना। इसका राइट अर्थ होगा कॉस्मोपॉलिटन। देखिए कॉस्मोस, कॉस्मोस का मतलब ब्रह्मांड होता है, आप ऐसे समझिए। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन वो होते हैं जो दुनिया को अपना घर मानते हैं, ठीक है ना। कॉस्मोपॉलिटन होते विश्व नागरिक, इसको अगर इसके लिए एक शब्द लिखा जाए तो ये विश्व नागरिक होते हैं, ये पूरा दुनिया को अपना घर मानते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब पूरा दुनिया से है। अच्छा सेकुलर का मतलब, यहाँ तो सेकुलर से कोई संबंध नहीं है। सेकुलर जिसका कोई धर्म ना हो, है ना, जो सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट करे, या हम यूं कह सकते हैं जिसका कोई धर्म ना हो, धर्मनिरपेक्ष, जो धर्म के मामलों में निरपेक्ष हो। तो सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। चलिए कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्व नागरिक, जिसका संबंध पूरे दुनिया से हो, ठीक है ना। तो जैसे कि कॉस्मोपॉलिटन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है ना, इसको एक बार एक्सप्लेन किया जाए। जिसका संबंध दुनिया से हो, अगर एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं तो दुनिया से हो, वो कॉस्मोपॉलिटन होता है। चलिए तो इसका मतलब है कि हमारा राइट 1 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, ठीक है ना, इज कॉल्ड, एक बच्चा जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है, उसको हम क्या कहते हैं। एक बच्चा होने वाला था, तभी उसकी पिता की देहांत हो गई। उस अब बच्चे को क्या कहेंगे कि जन्म के समय उसके फादर नहीं थे। देखिए ऑर्फन का मतलब अनाथ होना होता है, अनाथ का मतलब होता है कि मदर फादर दोनों नहीं है, वो अनाथ है। चलिए ऑर्फेन किसको कहते हैं, अनाथ को कहते हैं, मतलब कि वो बच्चा जिसके माता पिता मर गए हैं वो ऑर्फेन होता है। चलिए डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, यहाँ वंचित का कोई सेंस नहीं है, लेकिन डिप्राइव्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप ऐसे समझिए। अगर आप किसी चीज से डिप्राइव्ड हैं तो आप उससे वंचित हैं। वेट मतलब प्रतीक्षा करना, इसका राइट आंसर होना चाहिए पोस्थ्यूमस। पोस्ट मतलब होता है बाद में। देखिए पोस्ट का रूट वर्ड जो है ना, ये क्या कहलाता है, बाद में। तो पोस्थ्यूमस क्या होता है, पोस्थ्यूमस कुछ भी हो सकता है ना, जो मरने के उपरांत केवल बच्चा ही नहीं। देखिए ये तो सवाल बच्चे तक ही है, कह रहे क्या कि ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, अपने पिता के मरने के मतलब बाद जो बच्चे का जो जन्म होता है वो बच्चा पोस्थ्यूमस कहलाता है।
पोस्थ्यूमस चाइल्ड होता है वो। लेकिन पोस्थ्यूमस का हम प्रयोग हम और भी मामलों में करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मर गया, मरने के बाद उसको अवार्ड दिया गया, तो वो क्या, कौन सा अवार्ड होता है? मरणोपरांत, मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। तो पोस्थ्यूमस का जो राइट अर्थ होता है ना, वो होता है मरणोपरांत, यानी कि जो मरने के उपरांत हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई राइटर था, राइटर ने किताब लिखा, लेकिन मरने के बाद किताब छपा, अब उसका जो राइटर कौन सा, उस किताब का राइटर कौन सा राइटर होगा? पोस्थ्यूमस राइटर। तो जो चीज मरने के उपरांत होता है वो पोस्थ्यूमस होता है, वो बच्चा या और भी कुछ चीज हो सकता है। इसका मतलब कि हमारा 2 का राइट आंसर जो होगा वो डी होने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। कह रहे कि द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, ठीक है ना, पटाखा बनाने, पटाखा आतिशबाजी, ठीक है ना। फायरवर्क्स का मतलब क्या होता है? आतिशबाजी बनाने के कला को क्या कहते हैं, ठीक है ना। जो पटाखा या आतिशबाजी जो बनाए जाते हैं उसके कला को क्या कहते हैं? चलिए देखिए, क्रोमैटिक्स क्या, क्रोमैटिक्स क्या होता है? क्रोमैटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? कलर का अध्ययन करते हैं, रंग, है ना। ये क्या होता है? क्रोमैटिक्स क्या होता है? द साइंस ऑफ कलर, साइंस ऑफ कलर, कलर के विज्ञान को हम लोग क्रोमैटिक्स कहते हैं। मतलब क्रोमैटिक्स का संबंध किससे है? कलर से है। चलिए, नुमिस्मैटिक्स का संबंध किससे है? तो क्वाइन के बटोरने से, क्वाइन इकट्ठा करने से है, ठीक है ना। ये क्वाइन को इकट्ठा करने, नुमिस्मैटिक्स का मतलब क्या होता है? क्वाइन के संग्रह से संबंध है, क्वाइन के संग्रह से ये संबंध रखते हैं नुमिस्मैटिस्ट। चलिए, पायरोटेक्निक्स, देखिए पायरो का मतलब आग, आतिशबाजी में आग का कॉन्सेप्ट है, नहीं पटाखा में आग का कॉन्सेप्ट है। तो ये द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स का राइट आंसर होना चाहिए पायरोटेक्निक्स होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारा 3 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर मूव करते हैं। करें क्या? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े, कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस तरह के जो भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की चर्चा कर रहे हैं, ये केवल एक बार नहीं, ये सब बारंबार पूछे गए हैं। ये सारे के सारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मोस्ट रिपीटेड ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसके अतिरिक्त इनके जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शन भी बहुत जबरदस्त ऑप्शंस हैं, आपको कई तरह से ये मदद करेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और भी कई प्रकार से मदद करने वाले सारे वर्ड्स हैं। हम लोग केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, एक तरह से हम लोग अपना वर्ड पावर को अच्छा कर रहे हैं, वो वर्ड पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। चलिए, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के स्टडी को क्या कहते हैं? चलिए पहले एक एक वर्ड को पहले लेके चलते, एक एक ऑप्शंस को लेके चलते। देखिए, इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? लॉजी का अध्ययन होता है। तो इटिमोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन, है ना। ये जो चीज है ना, ये पिछले वीडियो में भी ये बात हुई थी, ठीक है ना। तो चलिए, ये शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन जो होता है, कोई शब्द कैसे पनपा, शब्दों की उत्पत्ति का जो अध्ययन होता है, ठीक है ना, वो कहलाता है इटिमोलॉजी। चलिए अब आते इंटो, इंटो का मतलब कीड़ा होता है। आप ऐसे इसके बेसिक पर जाइए, इंटो का मतलब कीड़ा होता है। सवाल भी आपका यही है कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका मतलब इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, ठीक है ना। 4 का राइट आंसर बी होना चाहिए। इंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन, ठीक है ना। कीटों के अध्ययन को इंटोमोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी क्या होता है? पारिस्थितिकी, ये तो इंपॉर्टेंट, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी को ना हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। और इम्ब्रायो का मतलब भ्रूण होता है, तो भ्रूण संबंधी चीजों का अध्ययन को इम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बस इसमें 2 ऑप्शंस है, एक आपका है इटिमोलॉजी और एक आपका है इंटोमोलॉजी। तो चलिए 4 के राइट आंसर जो होंगे वो बी होंगे। आते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। करे क्या? टू कट ए पार्ट ऑफ ए पर्सन बॉडी, किसी के शरीर के अंग को काट लेने को क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप किसी के शरीर को अंग को काटते हैं किसी धारदार हथियार से, धारदार चीज से, तो इसके लिए वर्ड जो है ना वो है म्यूटिलेट। वो इसका राइट आंसर जो होगा म्यूटिलेट होगा। 5 का आंसर हमारा जो बनने वाला है वो बी बनने वाला है। लेकिन एम्प्यूटेट मतलब ही काटना होता है। देखिए, एम्प्यूटेट का मतलब क्या होता है कि शरीर के किसी अंग को काटना मेडिकल तौर पर, मेडिकली, सर्जिकली। अगर आप किसी को मेडिकली काटते हैं, मतलब डॉक्टर ने कहा कि आपका हाथ काटना है, डॉक्टर ने हाथ काट दिया, है ना। किसी के हाथ में ना बुलेट लग गया था या बहुत बड़ा घाव हो गया था, अब हाथ काटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो जो मेडिकली काटा जाता है वो एम्प्यूटेट होता है। किसी धारदार हथियार से किसी का शरीर का कोई अंग काट दिया जाता है वो म्यूटिलेट होता है। तो जब तक इसमें मेडिकली शब्द नहीं आए, थोड़ा ध्यान दिया जाए एक बात को। आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ एम्प्यूटेशन क्यों नहीं होना चाहिए, एम्प्यूटेट क्यों नहीं होना चाहिए, या म्यूटिलेट ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें शब्द मेडिकली चाहे सर्जिकली जैसा कोई वर्ड नहीं है।
तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो पार्ट काटा गया है शरीर का वो धारदार हथियार से काटा गया है। तो चलिए, एम्प्यूटेट का मतलब क्या होता है, सॉरी, एम्प्यूटेट का मतलब होता है, ठीक है ना, चिकित्सीय रूप से, चिकित्सीय रूप से शरीर के अंग को काटना। चलिए, म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है, धारदार है ना चीजों से अंग भंग करना, मतलब अंग काट देना, अंग काट देना अथवा अंग भंग करना एक ही चीज है। चलिए देखिए, अम्बस्केड क्या दिया, ये सब ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है ना, अम्बस्केड ये ओल्ड इंग्लिश, अब ये आने वाला इंग्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अगर हम कहें तो अम्बस्केड का मतलब होता है घात लगाकर हमला करना, घात लगाकर हमला करना। लेकिन अब इस वर्ड का अब इस सेंस में अब यूज नहीं होता है, मतलब एक तरह से डेड वर्ड है, तो घात लगाकर हमला करने के लिए नया वर्ड क्या है, अम्बुश। अगर आप किसी को अगर अम्बुश करते हैं तो आप घात लगाकर हमला करते हैं, यानी कि घात लगाकर हमला करने का राइट जो अंग्रेजी है आज के संदर्भ में वो अम्बुश है। ये एक तरह से ओल्ड इंग्लिश, ये एक ओल्ड वर्ड है, अब जो यूज में नहीं आता है। चलिए, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा इसको समझा जाए। मिटिगेट का अर्थ होता है ना कम करना, किसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए वर्ड मिटिगेट है। तो हम लोग क्या, चलिए अब हम लोग सवाल की ओर आते हैं। सवाल कर रहे क्या कि किसी शरीर के किसी अंग को काटने को क्या कहेंगे, म्यूटिलेट। इसका मतलब हमारा राइट 5 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे क्या, मोर देन इज नीडेड और वांटेड, जरूरत से ज्यादा, चाहत से ज्यादा अगर कोई चीज है तो उसके लिए क्या है। देखिए, अबंडेंट का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा नहीं, प्रचुर, जितना चाहिए उतना, पर्याप्त। एबंडेंट का मतलब ये होता है, ज्यादा का यहाँ सेंस नहीं है, ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा का सेंस नहीं है। अगर कोई चीज अगर आपके पास एबंडेंट है तो प्रचुर मात्रा में है, आपको कमी नहीं होगा। चलिए, एडिक्वेट का भी अर्थ होता है पर्याप्त, इसको भी देख लेते हैं, पर्याप्त। चलिए, सफिशियंट का भी अर्थ होता है पर्याप्त, ये सब पर्याप्त का ये अर्थ लेके चलते हैं। लेकिन सुपर, सुपर मतलब होता है ज्यादा, आप इसके रूट वर्ड पर जाइए तो एकदम आंसर पर पहुंच जाइएगा। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, जो चीज जरूरत से ज्यादा हो, ये पर्याप्त से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। देखिए, ये इस्तेमाल चीजों के लिए तो होते ही हैं, सुपरफ्लुअस वर्ड से रिलेटेड आपको कॉमन एरर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। वो सुपरफ्लुअस वर्ड्स होते हैं, जो फालतू के वर्ड होते हैं ना, वो सुपरफ्लुअस वर्ड्स होते हैं। जैसे मैं एक यहाँ 2 सुपरफ्लुअस वर्ड्स की चर्चा कर लेता हूं। चलिए, पढ़ाई तो ये है, जैसे कि कोप, देखिए एक वर्ड है कोप, सॉरी इसको थोड़ा सा ढंग से लेके चला जाए, तो एक सुपरफ्लुअस वर्ड है कोप अप विथ, थोड़ा ध्यान दिया जाए। फिर हमारा जो ज्यादा पूछता है, जो ज्यादा पूछता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, रिटर्न बैक, ठीक है ना। इसके बाद बात करता हूं कजन सिस्टर या कजन ब्रदर, कजन ब्रदर ले लिया, ठीक है ना। चलिए, अभी अभी इतना तक की बात किया जाए, चलिए तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इसमें हम क्या देखते हैं, कोप अप विथ में अप जो है ना ये सुपरफ्लुअस है, हटा दिया जाए समस्या नहीं। यदि कहीं कोप अप विथ देखें तो बस एरर पार्ट इसी में है, कोप अप विथ में अप नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे कहेंगे कि कोप अप विथ में अप क्या है, सुपरफ्लुअस है। हम आपको क्या कहेंगे, ये सुपरफ्लुअस वर्ड है, इसको हटा दिया जाए। सुपरफ्लुअस वर्ड से कॉमन एरर अब ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां क्या करना है, आपको सुपरफ्लुअस वर्ड जो है ना उसको हटाना है। अब जैसे देखिए, केवल रिटर्न होता है, रिटर्न के साथ बैक नहीं होता है, ठीक है ना। हम ऐसे कहेंगे कि बैक एक सुपरफ्लुअस वर्ड है। चलिए, कजन ब्रदर या सिस्टर में ना ब्रदर या सिस्टर नहीं होता है, कजन का खुद मतलब होता है चचेरा भाई या चचेरा बहन। इसका मतलब है कि इसमें जो सुपरफ्लुअस वर्ड क्या है, ब्रदर है। तो इससे रिलेटेड एरर आपको मिलेंगे, और इसमें एरर का सुधार हम कैसे करेंगे, सुपरफ्लुअस वर्ड्स को हटा देंगे, वही हमारा एरर बन रहा है। चलिए, तो इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 6 का राइट आंसर होना चाहिए डी, 6 का राइट आंसर होना चाहिए डी। चलिए, हम लोग अपने बिजनेस को आगे लेके चलते हैं। 7, क्वेश्चन नंबर 7 करे क्या, मैन विथ ओमेनली हैबिट्स एंड मैनर्स, एक व्यक्ति, ठीक है ना,
जिसमें औरतों वाला गुण हो, औरतों वाले व्यवहार हो, उसको क्या कहते हैं? औरतों के गुण वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक वर्ड, बहुत बढ़िया वर्ड है, एफिमिनेट। देखिए, एफिमिनेट का मतलब होता है ना, जिसका संबंध औरत से हो, वुमेन से हो। यदि कोई व्यक्ति जैसे पुरुष है और वुमेन की आवाज में बोला, है ना, कोई पुरुष है वो औरतों की आवाज में बोला, उसका वॉइस कौन सा वॉइस होगा? एफिमिनेट वॉइस। ठीक है ना, उसका वॉइस कौन सा वॉइस होगा? एफिमिनेट वॉइस। चलिए, तो एफिमिनेट वॉइस का मतलब होता है औरत वाली आवाज, जो कि पुरुष बोलता है। चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि मैन विथ ओमेनली हैबिट्स, वो व्यक्ति जिसमें कि औरतों वाली आदत होती है, मैनर्स होते हैं, उसको एफिमिनेट कहते हैं। 7 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन में है ना, बोवाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोवाइन का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध मवेशी से हो, है ना, इसको ऐसे कहेंगे, कनेक्टेड विथ, ठीक है ना, कैटल, जिसका संबंध मवेशी से, वो बोवाइन होता है। जैसे कि अगर कोई कहा जाए बोवाइन डिजीज, यदि कोई बीमारी है और वो डिजीज बोवाइन डिजीज है, तो वो डिजीज किसको होगी? वो डिजीज गाय को होगी, बैल को होगी, बछड़े को होगी। बोवाइन का संबंध कैटल से है। चलिए, सुएब का मतलब क्या होता है? सुएब का मतलब होता है सभ्य, है ना, जो बहुत ही मतलब रिफाइंड होते हैं ना, वो सुएब कहलाते हैं, सब। और आप इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो रिफाइंड। चलिए, गे कौन होते हैं? थोड़ा गे को भी देख लेते हैं। गे का राइट अर्थ है ना, होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल को गे कहते हैं। पुरुष के मामलों में गे का इस्तेमाल होता है ना, गे का इस्तेमाल होता है। होमोसेक्सुअल पर्सन को ना गे कहते हैं, और ये मैन के सेंस में इस्तेमाल होता है। चलिए, इसका एंटो क्या होगा? है ना, गे का एंटो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको यहां दे रहा हूं। गे का एंटो जो होगा ना, स्ट्रेट होगा। गे का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट होगा। ये टॉप क्लास के एंटो हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हमने क्या पहुंचा, कौन से निष्कर्ष पर हमने पहुंचा कि 7 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 7 का राइट आंसर ए होना चाहिए। चलिए, नंबर हम लोग 8 की ओर आते हैं। करेंगे इजिली ड्यूप्ड और फुल्ड, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, आसानी से ठगा जा सके। ये व्यक्ति गुलीबल होता है। गुलीबल भोला भाला होता है, इतना भोला होता है कि किसी की बात में आ जाता है और ये ठगा जाता है। गुलीबल का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए, भोला। और ये भोले व्यक्ति को ठगा जा सकता है। चलिए, बाकी चीजों को भी देख लेते हैं। देखिए, इनडिफेंसिबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चीज जिसको जिसको बचाया नहीं जा सकता है। इनडिफेंसिबल, यदि कोई चीज अगर इनडिफेंसिबल है, इसका मतलब है कि वो मोरली तौर पर गलत है और आप उसे अब बचा नहीं सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, जिसे है ना रक्षा न किया जा सके, न किया जा सके, वो होता है इनडिफेंसिबल। ठीक है ना। जैसे कि एक आदमी वो कुछ गलत करता है, तो अब इतना गलत कर दिया गया है ना कि उसे बचाया नहीं जा सकता है। ठीक है ना। तो उसका वो व्यक्ति कौन सा व्यक्ति होगा? इनडिफेंसिबल व्यक्ति होगा, जिसकी रक्षा न की जा सके। चलिए, परसेप्टिबल का मतलब क्या होता है? जो नजर आए, जो दिखाई दे, जो है ना महसूस हो, है ना, या जो दिखाई दे, वो परसेप्टिबल होते हैं। जो दिखाई दे वो परसेप्टिबल होते हैं। तो राइट एक क्वेश्चन क्या था? जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, इसका राइट आंसर होगा सी होगा। 8 का आंसर सी होगा। चलिए, नंबर 9 में आते हैं। ए थिंग दैट कांट बी रिमूव्ड और टेकन अवे, एक वो चीज जिसे हटाया ना जा सके या वापस ना लिया जा सके, उसको क्या कहते हैं? देखिए, इसमें जो ऑप्शंस है ना, टॉप क्लास के ऑप्शंस हैं। ये वन वर्ड की बात छोड़ दिया जाए और हमें केवल अभी अपना वोकैब अच्छा करना है, तो ये सारे ऑप्शन को आपको कमांड करना होगा। ये सारे ऑप्शन को कमांड करना होगा। ये सारे ऑप्शन ना जबरदस्त ऑप्शन है। चलिए, सवाल कह रहा है क्या कि एक चीज जिसे आप हटा नहीं सकते हैं या वापस नहीं ले सकते हैं, वो चीज क्या होता है? चलिए देखते हैं। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जो पूर्व स्थिति में ना लौटे, पूर्व स्थिति जो उसकी स्थिति था, है ना। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जो पूर्व स्थिति में लौट ना सके, है ना। यदि कोई चीज है अब पूर्व स्थिति में नहीं लौट सकता, जो स्थिति इसका बैक था ना, अब वो नहीं लौट सकता है, वो इरिवर्सिबल होगा। चलिए इसमें देखते हैं इरेपारेबल, बहुत टॉप क्लास का वर्ड। देखिए, यदि कोई क्षति, कोई नुकसान यदि इरेपारेबल है, यानी कि अब आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा लॉस
जैसे कि हमारे यहाँ कोई, हमारे देश में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मर जाता है, देहांत हो जाता है, तो क्या कहा जाता है, इनकी मृत्यु है ना, इनकी मृत्यु की भरपाई नहीं की जा सकती है, ठीक है ना, इनकी मृत्यु की भरपाई नहीं की जा सकती है। तो जो नुकसान या जिस तरह के हार्म है, यदि उसकी भरपाई ना किया जा सके तो वो इरेपारेबल है, जिसकी भरपाई न की जा सके तो वो चीज क्या होता है, वो चीज इरेपारेबल होता है। चलिए, इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है, वैसा आदेश जिसको वापस ना लिया जा सके। अब एक बार आदेश हो गया, फाइनल आदेश हो गया, ठीक है ना, अब ये आदेश को कोई वापस नहीं ले सकता है, ये जो आदेश होगा इरिवोकेबल आदेश होगा, ठीक है ना। वैसा आदेश है ना जो अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होता है, अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है ना, उस आदेश को कौन सा आदेश कहेंगे, इरिवोकेबल डिसीजन, इरिवोकेबल ऑर्डर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी तो हम लोग आंसर तक पहुंचे नहीं है, तो चलिए, इनएलिनेबल का मतलब क्या होता है, जिसे छीना ना जा सके, है ना, जिसे छीना ना जा सके वो इनएलिनेबल होता है, जिसे छीना ना जा सके या जिसे लिया ना जा सके, ठीक है ना। जैसे कि हमारे मूलभूत अधिकार, हमारा जीने का अधिकार कौन सा अधिकार है, हमारा सारा अधिकार तो कोई ले भी सकता है, लॉकडाउन में सारे अधिकार हमारे हरण कर लिए गए, लेकिन क्या जीने का अधिकार छीना जा सका, नहीं। आप जीने का अधिकार जो है, व्यक्ति का जो जीने का अधिकार है, वो उसे कोई नहीं छीन सकता है। तो ये कौन सा राइट होगा, ये होगा इनएलिनेबल राइट, ये जो होगा इनएलिनेबल राइट होगा, जिसे छीना ना जा सके। 9 का राइट आंसर जो होगा हमारा बी होगा। चलिए, आते हैं 10 नंबर पर, करेक्ट, वन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक व्यक्ति जो कि बहुत ऊंचे दर पर जो ये पैसा को देता है उधार, उसको क्या कहते हैं, जो ऊंचा मुनाफा पर, है ना, पैसा को उधार दे, ज्यादा इंटरेस्ट पर पैसा को उधार दे, उसको कहते हैं यूजरर। ये आंसर इसका सी होगा। चलिए, साइलोक, ये पुराना अंग्रेजी है, अब इस्तेमाल नहीं होता है। साइलोक एक पात्र है जो कि शेक्सपियर का पात्र था, ये भी बहुत ऊंचे, लेकिन इंग्लिश में साइलोक का मतलब क्या होता है, जो कि ऊंचे रेट पर, है ना, वो लोन लेंड करे पैसा को, लेकिन इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। चलिए, 10 का राइट आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। हालांकि इक्सोरियस, चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इक्सोरियस कौन होते हैं, इक्सो का मतलब वाइफ, जो वाइफ से बहुत ज्यादा प्रेम करे, एक्सेसिव अंधा प्रेम करे ना, वो इक्सोरियस कहते हैं। तो इसको आप ऐसा समझिए कि पत्नी के प्रेम में जो अंधा होता है, वो जो होता है वो इक्सोरियस होता है, ठीक है ना। चलिए, और पत्नी का हत्या, एक व्यक्ति जिसने पत्नी की हत्या कर दिया, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इक्सोरी। चलिए, इक्सोरी का मतलब वाइफ से है, और साइड मतलब हत्या, तो पत्नी की हत्या को कहते हैं इक्सोरी साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। पत्नी की हत्या को कहते हैं इक्सोरी साइड। चलिए, तो 10 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। 11 की ओर आते हैं, करके मेडिसिन विच लिसेंस पेन, जो कि, है ना, जो दर्द को कम करे, उसको कौन सा मेडिसिन कहते हैं, एक मेडिसिन जो दर्द को कम करे उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है दर्द निवारक, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो एनोडाइन का अर्थ होता है दर्द निवारक। चलिए, पनासिया का मतलब क्या होता है, रामबाण, सारे प्रॉब्लम का इलाज जो होता है वो पनासिया में होता है, बाम आप समझते हैं। चलिए, 12 में आते हैं, करे क्या, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जो कला या साहित्य का कद्र नहीं करे, है ना, अनपढ़ गंवार आदमी, है ना, जो कला साहित्य का कद्र नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिलिस्टाइन, ठीक है ना। फिलिस्टाइन वो होते हैं जो कि कला साहित्य का कद्र नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए, बारबेरियन बर्बर होते हैं। चलिए, फिलिस्टाइन के बारे में मैं बात किया हूं कि ये कला साहित्य का कद्र नहीं करते, गवार टाइप के लोग होते हैं। इलिटरेट अनपढ़ हो गया, चलिए, और प्रिमिटिव प्राचीन हो गया। तो हमने राइट आंसर हम लोगों का क्या हुआ, 12 का आंसर जो होगा वो बी होगा, 12 का आंसर जो होगा वो बी होगा। 13 नंबर पर आते हैं, करे ए नंबर ऑफ शिप्स, है ना, व्हीकल्स इट इज ट्रैवलिंग अंडर, है ना, टुगेदर अंडर स्कॉट, है ना, स्कॉट का मतलब सुरक्षा, मतलब बहुत सारे गाड़ियों का काफिला जिसके पीछे सुरक्षा भी लगा हुआ हो, ताकि गाड़ियों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उस काफिले को क्या कहते हैं, मतलब आगे शिप चल रहा है, ठीक है ना, आगे जहाज चल रहे हैं और पीछे से, है ना, आर्मी का भी पीछे से शिप चल रहा है, उस शिप का रक्षा करने के लिए इसको कहते हैं स्कॉट, सॉरी, इसको कहते हैं कॉन्वॉय, है ना। कॉन्वॉय का भी मतलब होता है वही जहाजों का या व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा, समझिए कि कतार, जिस जो कि स्कॉट के अंदर हो,
ठीक है ना, वो कॉन्वॉय कहलाता है। चलिए, फ्लीट का मतलब केवल जहाजों का बेड़ा जो होता है ना, वह फ्लीट होता है। रेटिन्यू का मतलब होता है नौकर चाकरों का, आप ऐसे समझिए, नौकर चाकर एक ही चीज है, नौकर चाकर या सेवकों का, सेवकों का, ठीक है ना, दल को क्या कहते हैं, रेटिन्यू कहते हैं। ठीक है ना, नौकर चाकर सेवक पिछलग्गू आप उसको जो कह लीजिए, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ रहते हैं। ठीक है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे इसको लिख सकते हैं तोड़कर, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना, हु ए कंपनी, हु ए कंपनी एन इंपॉर्टेंट पर्सन, एन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एन इंपॉर्टेंट पर्सन उसको क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हु ए कंपेनियन इंपॉर्टेंट पर्सन उसको कहते हैं रेटिन्यू। आप कभी देखेंगे है ना टेलीविजन पर या कहीं भी कि प्रधानमंत्री चल रहे हैं और उनके पीछे एक बहुत बड़ा फौज भी चलता है, प्रधानमंत्री आगे आगे फौज पीछे पीछे, तो प्रधानमंत्री के पीछे रहने वाले फौज कौन होंगे, रेटिन्यू होंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो इसका मतलब हम कहां पहुंचे हैं, 13 का राइट आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। चलिए नंबर 14 में आते हैं, करे क्या, वन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेजेंटली, जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करे उसको क्या कहते हैं, एक वैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है वो कहलाता है स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चीला, वो होता है खर्चीला, स्पेंड थ्रिफ्ट खर्चीला। भागाबोंड मतलब घुमक्कड़, जिसका आवारा को है ना, आवारा या घुमक्कड़ को भागाबोंड कहते हैं। इनका कोई घर द्वार नहीं होता है, जहां मन तहां ये सो जाते हैं और ये जो भी इनको रूखा सूखा मिलता है ये खा के जी लेते हैं, ये भागाबोंड कहलाते हैं। ठीक है ना, घुमक्कड़ या आवारा को भागाबोंड कहते हैं। चलिए, माइजर का मतलब होता है कंजूस, ये आप समझते हैं, और स्केप्टिक का मतलब होता है संशयी, है ना, जो किसी के ऊपर संदेह करे। संशय नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए, संदेह करने वाला, संदेह करने वाले को हम स्केप्टिक कहेंगे। तो इसका मतलब है कि हम 14 के राइट आंसर क्या होगा, 14 का राइट आंसर सी होगा। सवाल क्या कर रहा है कि एक वैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करे उससे क्या कहते हैं, तो उसके लिए वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट। आइए नंबर 15 में, करे क्या, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव का मांस खाता है, जो मानव का मांस खाता है कैनिबल, है ना, ये नरभक्षी होते हैं, ये नरभक्षी होते हैं। मैन ईटर नहीं होना चाहिए, कैनिबल होना चाहिए। बिस्ट मतलब जंगली, सैवेज मतलब जंगली, सब जंगली हैं, लेकिन इसका राइट आंसर कैनिबल होना चाहिए। 15 का राइट आंसर बी होगा। 16, वन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस, जो 2 भाषाओं में दक्ष हो। देखिए, बाई मतलब होता है 2 और लिंगुआ मतलब भाषा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 16 का राइट आंसर सी होना चाहिए। वर्सटाइल, है ना, वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रतिभा हो, एक ही व्यक्ति होगा और बहुत ये सारी चीज कर लेते हैं। कभी आपने हिंदी में सुना होगा, ठीक है ना, बहुमुखी प्रतिभा। देखिए, कभी आपने हिंदी में सुना होगा बहुमुखी प्रतिभा, तो बहुमुखी का मतलब इसमें कई तरह की प्रतिभा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्सटाइल जीनियस, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्सटाइल जीनियस। चलिए, तो इसका मतलब है कि नॉलेजेबल का मतलब होता है जानकार, यदि कोई व्यक्ति किसी नॉलेजेबल है तो वह जानकार है। ठीक है ना, चलिए, एक्सपर्ट विशेषज्ञ, आप समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि 16 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। 17 में आते हैं, पर्टेनिंग टू हॉर्सेस, जिसका संबंध घोड़ों से हो तो उसको क्या कहते हैं। देखिए, इक्वाइन का संबंध घोड़ा से है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर कोई चीज अगर इक्वाइन है तो इसका संबंध घोड़े से, कनेक्टेड विथ, आप ऐसा समझिए, कनेक्टेड विथ हॉर्सेस, जिसका संबंध घोड़ों से हो वो इक्वाइन होता है। जैसे कि किसी का गर्दन है, लगता है मानो कि घोड़े का गर्दन है, ठीक है ना, काफी बाल हैं, घोड़े के गर्दन की तरह उसका गर्दन है, तो उसका गर्दन कैसा गर्दन होगा, इक्वाइन नेक, थोड़ा ध्यान दिया जाए। चलिए, इक्विस्ट्रियन का संबंध घुड़सवारी से, राइडिंग से है, हॉर्स राइडिंग से है। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इक्विस्ट्रियन भी टॉप क्लास का वर्ड, इक्विस्ट्रियन भी टॉप क्लास का वर्ड। इक्विस्ट्रियन का संबंध किससे है, कनेक्टेड विथ, है ना, ये घोड़े से, घोड़े की किसी चीज से, इसका संबंध केवल घुड़सवारी से है, कनेक्टेड विथ हॉर्स राइडिंग, जिसका संबंध घुड़सवारी से हो। ठीक है ना, जैसे कि देखिए, अब ओलंपिक होता है तो ओलंपिक में ना घुड़सवारी भी एक गेम में आता है, उसे कौन सा गेम के अंतर्गत रखेंगे। अब वहां चूंकि हॉर्स रेस से ना, हॉर्स राइडिंग से ना मतलब है, तो उसका संबंध इक्विस्ट्रियन से होगा। ठीक है ना, तो भारत से भी, है ना, घुड़सवार के दल जाते हैं, घुड़सवार के दल को क्या कहेंगे, इक्विस्ट्रियन स्क्वाड। ठीक है ना, तो हॉर्स, इक्विस्ट्रियन का संबंध हॉर्स राइडिंग से है, आप इसको सरल भाषा में समझें, और इक्वाइन का संबंध केवल हॉर्स से है। अब हमको कहना है कि घोड़े की चाल, घोड़े की चाल कहना है, चाल जैसे घोड़ा चलता है, अब उसका स्पीड कौन सा स्पीड होगा, इक्वाइन स्पीड होगा।
चलिए, तो इसका मतलब है कि दो बहुत ही टॉप क्लास के वर्ड है, इक्वाइन एंड इक्विस्ट्रियन। इक्वाइन का संबंध घोड़े से है, जबकि इक्विस्ट्रियन का संबंध घुड़सवारी से है। चलिए, इक्विनॉक्स क्या होता है इसको भी देखा जाए, बहुत टॉप क्लास का वर्ड। देखिए, इक्विनॉक्स साल में एक समय होता है जबकि दिन और रात बराबर होते हैं। ये टॉप क्लास का ये आपका वन वर्ड है। इसको तोड़ के हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, इसको हम लोग थोड़ा सा ना डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां से इसको हटा दिया जाए। चलिए, अब हम समझते हैं, पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे, ठीक है ना, इक्विनॉक्स को। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, दिन रात बराबर होने की स्थिति। दिन रात बराबर होने की स्थिति जो होता है वो इक्विनॉक्स होता है, ठीक है ना। वो कौन कौन सा तारीख होता है, 21 मार्च, हम लोग जीएस में पढ़ते 21 मार्च और 22 सितंबर, ठीक है ना, को दिन और रात क्या होते हैं, दुनिया भर में बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 22 सितंबर को क्या कहेंगे, इक्विनॉक्स कहेंगे, ठीक है ना। इसमें दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए, तो ये हमारा 17 का राइट आंसर, हम लोग कहाँ पहुंचे, 17 का राइट आंसर जो होगा वो ये होगा। चलिए, तो एकदम कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, 17 का राइट आंसर ये होगा। 18 में आते हैं, करे क्या, हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा ना जा सके। तो जिसको सुधारा ना जा सके वो इनकॉरिजिबल होगा, ठीक है ना। जिसको सुधारा ना जा सके इनकॉरिजिबल होगा। इनक्यूरेबल मतलब भी वही होगा, इनक्यूरेबल मतलब भी वही होता है जिसको सुधारा ना जा सके, लेकिन जो इनक्यूरेबल से ज्यादा अच्छा जो वर्ड है वो है इनकॉरिजिबल। यहां अगर इनकॉरिजिबल नहीं होता, आप थोड़ा सा ऐसे सोचिए, तब वहां पर इनक्यूरेबल होता है जिसको करेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकॉरिजिबल के रहते कोई दूसरा चॉइस इसके जगह पर नहीं आ सकता है। ओके, चलिए। और वल्नरेबल का मतलब होता है नाजुक, कमजोर को वल्नरेबल कहते हैं। नाजुक या कमजोर को वल्नरेबल कहते हैं। हार्डेंड मतलब होते हैं कुख्यात, हार्डेंड क्रिमिनल्स होते हैं, को है ना, कुख्यात अपराधी को क्या कहते हैं। देखिए, कभी आपने हिंदी सुना होगा कुख्यात अपराधी, तो कुख्यात अपराधी का इंग्लिश होता है हार्डेंड, है ना, क्रिमिनल। नोटोरियस के जगह पर हम ये लिख सकते हैं हार्डेंड क्रिमिनल। चलिए, तो क्या हम निष्कर्ष निकालें, 18 का राइट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। आते हैं 19 नंबर में, करे कहते किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के सारे समूह को मार देना, सारे समूह, सारे लोगों को मार देना, सभी लोगों को मार देना को क्या कहेंगे। चलिए देखिए, देखिए जीनोसाइड में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉप क्लास का ये वर्ड है, जीनोसाइड एंड होमिसाइड। देखिए, जीनोसाइड में क्या होता है ना कि इसमें किसी खास जाति, किसी खास धर्म के लोगों का हत्या होता है। किसी विशेष धर्म या जाति के लोगों का जो हत्या होता है, जाति के लोगों का जो हत्या होता है वो कहलाता है जीनोसाइड। थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसमें केवल विशेष धर्म के लोग ही मरेंगे, विशेष जाति के लोग ही मरेंगे। जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वहां जो मुस्लिम नहीं है, जैसे कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, तो उसको मारा जाएगा। वहां पर कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का, ईसाइयों का और अन्य धर्मों के लोगों का जो कि मुस्लिम नहीं है। तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, जीनोसाइड हो रहा है, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। वहां जीनोसाइड का मामला है। होमिसाइड का मतलब क्या होता है ना कि लोगों का हत्या, इसमें लोग में जाति धर्म नहीं देखा जाएगा, लोग है ना बस मार दो, वो उसमें कोई भी धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं। तो होमिसाइड का मतलब होता है मानव का हत्या, है ना, इसमें धर्म का बात नहीं है, इसमें मनुष्य का बात है। मानव का हत्या जो होगा वो होमिसाइड होगा। चलिए, पैट्रीसाइड का मतलब क्या होता है, पैट्री, है ना, पिता का हत्या, पिता का हत्या जो होता है वो आपका पैट्रीसाइड होता है। चलिए, सुसाइड आत्महत्या होता है, वो आप समझते हैं। इसका मतलब हम आंसर पर पहुंचे तो कहां पहुंचे हैं, 19 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। चलिए, आते हैं 20 नंबर पर। करेक्ट, क्या, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इट इज मूविंग अबाउट, है ना, एक ही साथ आप देखिएगा कई तरह के कीट पतंग एक साथ उड़ते हैं, बर्ड्स एक साथ उड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्वार्म। स्वार्म जो होता है ना, ये एक्चुअली कीट पतंगों के जो दल होते हैं, आप कभी कभी देखिएगा गर्मी के दिनों में आपके ऊपर मच्छरों का एक टोली, है ना, शाम के समय में अगर आप इधर उधर आते जाते मच्छरों का टोली, आप जहां जाइएगा मच्छरों का टोली वहां जाएगा। कीट पतंगों का भी टोली होता है, तो ये टोली का अंग्रेजी जो है वो स्वार्म है। पैक किसके समूह को कहते हैं, देखिए, जो हाउंड, जो जंगली डॉग होते हैं, है ना, जो जंगली डॉग होते हैं उनके समूह को पैक कहते हैं। पैक किसका समूह होगा, तो वाइल्ड डॉग्स या हाउंड्स, या जो बहुत खूंखार तरह के जो कुत्ते होते हैं, इनके समूह को क्या कहते हैं, इनके समूह को कहते हैं पैक। चलिए,
तो इसका मतलब है कि 20 का राइट आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। 21 करेक्ट। ए पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे को तुरंत विश्वास कर ले, तुरंत विश्वास कर लेगा, संदेह रत्ती भर नहीं करेगा। आपने जो कहा मैंने मान लिया कि हाँ आप तो तेज होंगे, तेज हैं तो आप सच्चे कहते होंगे, व्यक्ति तुरंत मान लेता है। तो इसके लिए वर्ड है क्रेडुलस, ठीक है ना। क्रेडुलस वो होते हैं जो किसी के बात को तुरंत सच मान लेते हैं। गुलीबल वो होते हैं जो सच मानते हैं ठगा जाते हैं। थोड़ा ध्यान दिया जाए, देखिए क्रेडुलस और गुलीबल में अंतर क्या है। क्रेडुलस व्यक्ति ठगाएगा नहीं, हालांकि कोई चीज को मान लेगा लेकिन ठगाएगा नहीं। गुलीबल कौन होते हैं कि भोले होते हैं, भोले होते हैं, ठीक है ना, एवं ठगे जाते हैं। भोले होते हैं, चलिए, होते हैं एवं ठगे जाते हैं, इसमें ठगने वाली बात है। जो ठगा गया वो गुलीबल, क्रेडुलस का ठगने से कोई लेना देना नहीं है। बस इसमें एक यही बात है कि किसी की बातों को तुरंत विश्वास कर लेता है, लेकिन ठगने वाली बात नहीं है। चलिए, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। यदि कोई चीज क्रेडिबल है इसका मतलब है कि उस पर विश्वास किया जा सकता है। इसका वन वर्ड कैसे, वन वर्ड के रूप में कई बार पूछा है, दैट कैन बी ट्रस्टेड, है ना, जिसको विश्वास किया जा सके, उसके लिए एक वर्ड है क्रेडिबल, ठीक है ना, विश्वसनीय। चलिए, तो इसका मतलब है कि 21 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, 21 का जो राइट आंसर होगा, का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आते 22 में, करेंगे नंबर ऑफ स्टार ग्रुप्ड टुगेदर। तारों का एक समूह को क्या कहते हैं। तारों का एक जो समूह होता है ना वो कहलाता है कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल, है ना। तारों का एक जो गुच्छा या समूह होता है वो कॉन्स्टिलेशन कहलाता है। चलिए, सोलर सिस्टम तो सौर मंडल है। चलिए, कोमेट धूमकेतु है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 22 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आते 23 में, करेंगे लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। करेंगे कि जैसे कि जब कोई मीटिंग होता है ना तो आप देखिएगा जो अधिकारी होते हैं एक चार्ट लेके जाते हैं, चार्ट पे सब कुछ लिखा रहता है कि आज ये बात करना, ये बात करना, ये बात करना, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एजेंडा, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ जो इशू होता है ना, जिस पर बातचीत की जाती है वो एजेंडा कहलाता है, ठीक है। 23 का राइट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। आते 24 की तरफ, ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, एक व्यक्ति जो बहुत सुंदर लिखता है वो कहलाता है कालीग्राफर, होता है कालीग्राफर, ठीक है ना। कालीग्राफर कौन होते हैं, जो कि बहुत सुंदर लिखते वो कालीग्राफर कहलाते हैं ना, कालीग्राफर। इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। कोरियोग्राफर ये नृत्य रचना करेंगे, कार्टोग्राफर मानचित्र बनाएंगे। चलिए, कुलियर कौन होते हैं, कोलियर होते हैं ना कोल माइनर, कोल, है ना, कोयले के खदान में काम करने वाले, कोयले के खदान में काम करने वाले वो क्या कहते हैं, कोयलियर कहते हैं। कालीग्राफर कौन होते हैं, कालीग्राफर वो होते हैं जो सुंदर लिखते हैं और जो बहुत बदसूरत लिखते हैं। इसका इंटो क्या होगा, कैकोग्राफर। कैको का मतलब होता है बैड, देखिए कैको का मतलब होता है बैड, काली मतलब सुंदर, आप यहां से पकड़िए, ठीक है। काली मतलब सुंदर है, कैको का मतलब खराब। तो जो बहुत गंदा लिखते वो कौन सा ग्राफर कहलाते हैं, कैकोग्राफर, है ना, बैड लिखने वाले, है ना, इनका हैंड राइटिंग बहुत खराब हैंड राइटिंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, कालीग्राफर का राइट आंसर है वो है कैकोग्राफर। चलिए, तो हमारा 24 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा ई होगा। चलिए, आते 25 में। चलिए, कह रहे क्या, पर्टेनिंग टू कैटल, जिसका संबंध मवेशी से हो। अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले बात किया है, उसके लिए वर्ड है बोभाइन। यदि कोई व्यक्ति बोभाइन है, सॉरी व्यक्ति कह रहा हूं, यदि कोई चीज बोभाइन है तो उसका संबंध जो है वो किससे है, मवेशी से है, ठीक है ना। बोभाइन का संबंध जो होता है वो मवेशी से होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा 25 का राइट आंसर सी होगा। केनाइन का संबंध किससे होगा, कनेक्टेड टू, है ना, डॉग, कनेक्टेड टू डॉग, जिसका संबंध डॉग से हो वो केनाइन होते हैं, जिसका संबंध कैटल से हो वो बोभाइन होते हैं। फेलाइन टॉप क्लास का वर्ड, कनेक्टेड, कनेक्टेड विथ, यहां पर विथ कर लिया जाए ज्यादा अच्छा रहेगा, कनेक्टेड विथ डॉग हो गया केनाइन, और कनेक्टेड विथ कैट हो गया फेलाइन, ठीक है ना, ये कैट से संबंधित है। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही रहा।
आगे वीडियो जारी रहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। ये सभी जितने अभी मैंने क्वेश्चंस की बात की है ये ऑलरेडी ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये मोस्ट रिपीटेड आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिनके आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप जितना बार देखें उतना बार आपके लिए कम साबित होगा। खासतौर पर इनके बाकी जो ऑप्शन जैसे कि देखिए मैं अब देख रहा हूँ बोवाइन, आंसर तो हमें बोवाइन की तरफ ले जाना है लेकिन हमें फेलाइन को भी सीखना है, हमें केनाइन को भी सीखना है, हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज की बात हमारा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल से जुड़े रहें, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आप इसे अपने कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हुए हैं, आपको जो कमेंट करना है, जो अप्रोप्रिएट कमेंट करना है, इस वीडियो को और कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है, आप अपने राय को जरूर आप दें। थैंक यू वेरी मच।